हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा, साथ ही साथ हमने उनके साथ देखा कि ग्लैंड से किस तरीके के एंजाइम्स निकलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों को साथ में देख रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी डिफरेंस समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है आपको, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक तरफ हमने एलिमेंट्री कैनाल देखे और देन उसके साथ हमने एंजाइम्स देखे, ग्लैंड्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमने एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट देखा माय डियर स्टूडेंट्स, माउथ। क्लियर? माउथ के बारे में जब हमने देखा तो हमने देखा कि माउथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। किस किस में? माउथ कैविटी, पहला है माउथ कैविटी, दूसरा है आपका टंग, तीसरा है टीथ, है ना। तो इन तीनों पार्ट्स का हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं कि इसोफेगस किस तरीके से काम करता है। इसोफेगस क्या है, आहार नलिका क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम आएंगे स्टमक में, स्टमक का फंक्शन कैसे है और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि इसोफेगस में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना होगा कि इसोफेगस को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसोफेगस को हम हिंदी में कहते हैं क्या? आहार नलिका। तो क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में हम इसोफेगस को कहते हैं आहार नलिका। अब जो इसोफेगस होता है ना, जो आहार नलिका होती है, तो आप क्लियरली देख रहे हो कि जब हमने देखा, सबसे पहले हमने माउथ देखा, माउथ के नीचे हमारे तो क्या है, दिस इज द इसोफेगस। इसोफेगस के नीचे हमारा स्टमक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम। ये हमने नॉर्मली देखा था। जैसे हमने बनाया था माय डियर स्टूडेंट्स, ये माउथ है सपोज, तो माउथ से जो निकलने वाली ये जो पाइप है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं नॉर्मली, फूड पाइप के बाद जे समान संरचना स्टमक, और स्टमक जो आता है नीचे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से सीधा रेक्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। ये पार्ट हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि इसोफेगस जो है क्या है, एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। जो आपको ये माउथ दिख रहा है, माउथ से आने वाली जो यहाँ पर पाइप है, सिंगल पाइप नहीं होती, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, है ना। यहाँ पर एक ये सिर्फ सिंगल पाइप नहीं है, ये जो पाइप है यहाँ पर 2 पाइप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर होती है 2 पाइप। कौन कौन सी? एक होती है विंड पाइप। क्या होती है? विंड पाइप। दूसरी होती है फूड पाइप। दूसरी होती है फूड पाइप। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है आगे हम देखने वाले हैं, अभी देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो विंड पाइप जो है यहाँ पर आती है, तो यहाँ से जो विंड पाइप है, यहाँ से क्या निकल जाती है? हवा जाती है। दूसरा जो है फूड पाइप से भोजन जाता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है दोनों में? यहाँ पर जो है एक ढक्कन समान संरचना बनी होती है, यानी कि दोनों पाइप के जस्ट ऊपर क्या है, एक यहाँ पर ढक्कन समान संरचना होती है जो एज अ स्विच होती है। कैसे? स्विच क्या है? जब हवा आई तो यहाँ से हवा को पास किया और फूड के ऊपर कवर किया। जब भोजन आया तो भोजन को पास किया, इसको कवर किया, यानी कि ऐसा 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 कुछ मूव करता है। क्लियर? भोजन आया तो ऐसा हुआ, हवा आई तो ऐसा हुआ, भोजन आया तो ऐसा हुआ, हवा आई तो ऐसा हुआ। तो कुछ यहाँ पे जो ढक्कन समान संरचना है, इसको पूछता है एग्जाम में क्या कहते हैं, तो इसका टेक्निकल नाम है माय डियर स्टूडेंट्स एपिग्लॉटिस। क्या नाम है इसका? एपिग्लॉटिस, या हिंदी में हम इसको कहते हैं घाटी का ढक्कन। क्या? तो ये जो घाटी का ढक्कन होता है, एक्चुअली इसको हम ढक्कन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर ढक्कन के समान कार्य कर रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये कैप है ना, यहाँ पर कैप के समान लगा हुआ है। जब भोजन आएगा तो भोजन को पास करेगा, हवा आएगा तो हवा को पास करेगा। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विंड पाइप है, उसका जो टेक्निकल नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है ट्रैकिया। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ट्रैकिया। फूड पाइप को क्या कहते हैं? फूड पाइप को कहते हैं इसोफेगस। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसोफेगस की लंबाई कितनी है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इसोफेगस की लंबाई कितनी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है वो बनता है इसोफेगस की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अब मैं आपको विजिबली दिखाती हूँ कि एक्चुअली कैसा दिखता है इसोफेगस, है ना। देखना, परेशान नहीं होना कि कैसा है। जो मैम ने बताया वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर फील कराती हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर माउथ दिख रहा है, सभी को दिख रहा है क्लियरली? ये जो माउथ से पाइप्स आ रही हैं, 2 पाइप आ रही हैं, क्लियरली दिख रहा है। तो ये वाली जो पाइप है, जहां मैंने ग्रीन कलर से किया है ना, जो मैंने ग्रीन कलर से किया, ये जो पाइप दिख रही है, ये है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको? विंड पाइप। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? विंड पाइप। विंड पाइप को और क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ध्यान रखना, विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। इसके जस्ट बगल में ये वाली जो पाइप होती है, ये कौन सी? दूसरे कलर से बताती हूँ। ये वाली जो पाइप होती है माय
माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लू कलर वाली ये होती है आपकी फूड पाइप, और फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, अभी अभी हमने देखा इसोफेगस कहते हैं। तो बस ये समझो आप कि यहाँ पर जब माउथ से भोजन आता है तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक सिंगल पाइप नहीं होती, और इसका जो कंसेप्ट आप सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप खाना खाते समय हंस देते हैं या तेजी से बात करते हैं तो क्या होता है, खाना अटक जाता है। वो अटकता नहीं एक्चुअली, जो आपको ऐसे खांसी आने लगती है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि खाना जो है फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है, लेकिन खांसते खांसते वो बाहर आ जाता है। धोखे से यदि खाना रुक गया विंड पाइप में तो आपकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि भाई ये तो हवा की पाइप है, यहाँ जाना तो ऑक्सीजन था, क्या चला गया, भोजन, उसने तो रास्ता बंद कर दिया, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का फ्लो बंद, और ऑक्सीजन का फ्लो जैसे ही होगा बंद तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बनता है इसोफेगस से, क्वेश्चन बनता है कि इसोफेगस की लंबाई कितनी है, तो कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, 25 सेंटीमीटर। दूसरा बनता है कि यहाँ पर जो एक ढक्कन समान संरचना होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका टेक्निकल नाम है एपिग्लोटिस। दो चीजें, ये दोनों पता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हमने देखा कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है, इसोफेगस क्या है, फूड पाइप है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान देना, पहला है यहाँ पर ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या कहते हैं, अभी अभी हमने देखा, ट्रैकिया इज अ विंड पाइप। विंड पाइप क्यों है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है, हवा का फ्लो हो रहा है। क्लियर? इसोफेगस इज अ फूड पाइप। क्या है, इसोफेगस फूड पाइप है। बस इतना भी यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको चीजें भूलने वाली नहीं है। अब क्या है, ट्रैकिया जो है एक मेम्ब्रेनियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहां से कहां तक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किस में बनता है हमारी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फूड पाइप में भी बनता है कि कहां से कहां तक है इसोफेगस। तो इसोफेगस माउथ से कहां तक जा रहा है, स्टमक तक जा रहा है। पिछले डायग्राम में आपने देखा कि इसोफेगस कहां से आ रहा है, माउथ से आ रहा है, और कहां कनेक्टेड है, स्टमक पे कनेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो इसोफेगस है वो कहां से कहां तक कनेक्टेड है, तो आप बताओ कि माउथ से लेकर के स्टमक तक कनेक्टेड है। लेकिन जो दूसरी वाली पाइप थी हमारी ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, वो कहां से कहां तक कनेक्टेड है, तो आप बताओगे लैरिंक्स से लेकर के ब्रोंकाइल ट्यूब तक। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे तो उसमें हम और भी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। क्या? तो यहां पर बस आप इतना समझो कि लैरिंक्स से लेकर के ब्रोंकाइल ट्यूब तक कनेक्टेड होता है। लेकिन अभी आपको तो ये ध्यान में रखना है, दिमाग में बिठाना है कि इसोफेगस जो है वो थ्रोट से लेकर, गले से लेकर कहां तक है, स्टमक तक जाती है। ये मत लिख देना कि इंटेस्टाइन तक जाती है ना, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही कंफ्यूजिंग होने वाले हैं, है ना। अब देखिए ट्रैकिया की लंबाई कितनी है, लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर की है, जबकि इसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है एग्जाम में कि कितनी है लंबाई किसकी, इसोफेगस की। नेक्स्ट है विंड पाइप, यानी कि ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, इसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, वेल नोन है। क्लियर? नेक्स्ट है ये सी शेप्ड संरचना होती है। क्लियर? और ये जो है आपने खुद ही देखा कि एक लंबी नलिका के समान क्या है, संरचना है। नेक्स्ट आता है कि ट्रैकिया जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? पूछता है क्वेश्चन कई बार, ट्रैकिया किस सिस्टम का पार्ट है, पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसोफेगस किसका पार्ट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्लियर हुआ? आगे आते हैं माय डियर स्टूडेंट, ट्रैकिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसोफेगस को 3 पार्ट्स। तो जो ट्रैकिया के पार्ट्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर होगा, लेकिन इसोफेगस के 3 पार्ट्स को अभी हम देखने वाले हैं कि 3 पार्ट्स एक्चुअली कौन कौन से होते हैं। तो अभी आपको ध्यान क्या क्या रखना है इसोफेगस से। इसोफेगस है क्या, तो पहली चीज ध्यान रखोगे इसोफेगस इज अ फूड पाइप। क्लियर? दूसरी चीज याद रखोगे कि इसोफेगस की लंबाई कितनी है, तो बताओगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तीसरी बात ध्यान रखोगे कि जो ढक्कन होता है, जिसको हम घाटी का ढक्कन कहते हैं, टेक्निकल नाम पूछता है कि जो दोनों पाइप्स हैं, विंड पाइप एंड आपकी इसोफेगस जो है, दोनों ही किस ढक्कन से कनेक्टेड होती है, कौन सी मेम्ब्रेन है जो लगी होती है ऊपर, तो आप कहोगे एपिग्लोटिस। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इसोफेगस से। आगे देखते हैं कि इसोफेगस का पार्ट कौन कौन सा है ना, तो बने रहिएगा, आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो 3 पार्ट्स है, उससे पहले पार्ट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लो तो और अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है आपको, एक जो ये नलिका है, फूड पाइप है, ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है बिल्कुल। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एकदम ऊपर का जो वाला भाग है ना, सबसे ऊपर वाला, वो क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहलाता है सर्विकल पार्ट। क्या कहलाता है? सर्विकल पार्ट। ध्यान देना, सबसे ऊपर वाला पार्ट है सर्विकल पार्ट। नेक्स्ट उसके नीचे, सर्विकल के नीचे आता है थोरैसिक पार्ट, उसके जस्ट नीचे आता है एब्डोमिनल पार्ट। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं इसोफेगस के? सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कहां से कनेक्टेड है,
है, थ्रोट से कनेक्टेड है, वो कहलाता है सर्विकल पार्ट। जस्ट उसके नीचे आता है थोरैसिक पार्ट, एंड तीसरा नंबर जो आता है वो क्या है, एब्डोमिनल पार्ट। कभी कभी कहते हो ना यार सर्विकल पेन हो गया, बोलते हो तो कैसा होता है, कुछ यहाँ ऐसे पकड़ते हैं ना, यार गले में यहाँ दुख रहा है, सर्विकल बोलते हैं। तो जो सर्वाइकल पेन होता है, एक्चुअली सर्वाइकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो फूड पाइप का सबसे ऊपरी हिस्सा, इसको हम सर्वाइकल पार्ट बोलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, ज्यादा इससे डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं बनता, बस क्या क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज बनेगा कि कितना हिस्सा फूड पाइप का, कितना हिस्सा सर्वाइकल में है, कितना हिस्सा थोरैसिक में है, कितना हिस्सा एब्डोमिनल में है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, जो सर्वाइकल पार्ट है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, बिल्कुल अभी आपने देखा। उसकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, ये ध्यान दोगे। थोरैसिक पार्ट जो होता है वो बीचों बीच का पार्ट होता है, सबसे लंबा होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि फूड पाइप का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, तो आप बताओगे कि थोरैसिक पार्ट है जो लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर? अगला आता है एब्डोमिनल पार्ट। तो एब्डोमिनल पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है, सबसे छोटा होता है, जो थोरैसिक के नीचे होता है, और फूड पाइप का सबसे लोअर पार्ट या लोवेस्ट पार्ट हम कह सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इसोफेगस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो मैंने बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टमक में किस तरीके की चीजें हैं। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बढ़िया सा डायग्राम है, किसका, स्टमक का। दिख रहा है? क्लियर? चलिए, दिख तो रहा है। अब देखो, ध्यान क्या देने वाली बात है यहाँ पर कि जो स्टमक है, स्टमक को क्या क्या कहते हैं, सारी चीजें बताइए मैंने। स्टमक के कितने नाम हैं? तो स्टमक को तो सबसे पहले आप पेट कहते हैं। जो पेट कहते हो ना, एक्चुअली दिस इज द आउटर पार्ट। आउटर पार्ट होता है जो सबसे बाहर का हिस्सा है ना, उसको हम पेट या उदर कहते हैं। लेकिन जो अंदर का होता है, ये जो आपको ये जे समान संरचना दिख रही है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टमक या आमाशय। हिंदी में हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आमाशय। और भी क्या नाम कहते हैं इसको, आमाशय, या हम क्या कहते हैं, जठर। ध्यान देना, इसको हम जठर कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसोफेगस से आते हुए कहाँ है, इसोफेगस आया और कहाँ मिला, स्टमक पे। यानी कि इसोफेगस किससे कनेक्टेड है, तो कहेंगे हम कि स्टमक से कनेक्टेड है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछता है कि आपका इसोफेगस ऊपर किससे कनेक्टेड है, तो थ्रोट से कनेक्टेड होता है, गला से कनेक्टेड होता है, यहाँ से गले से लेकर के कहाँ तक जाता है, स्टमक तक जाता है। क्लियर? अब चलिए आगे हम देखते हैं कि जो स्टमक है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। दिन भर हम पेट पेट करते रहते हैं, पेट खराब है, पेट सही नहीं है, पेट ये है वो है, दिन भर करते रहते हैं ना बायो में। चलिए, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली स्टमक की फंक्शनिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि पेट, ये दिख रहा है ना, तो सबसे पहली चीज तो आप क्या देखोगे, जो डायग्राम मैंने दिखाया, इससे आप क्या समझोगे कि जो स्टमक होता है वो कुछ जे समान संरचना है। अब आप खुद ही बताओ, क्या ये जे समान संरचना नहीं है? बस जे को थोड़ा सा लिटा दिया गया, कैसे लिटा दिया गया है ना। तो जे जैसे ही लेटा, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, स्टमक या पेट जो है जे समान संरचना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बनता है स्टमक से माय डियर स्टूडेंट्स, वो बनता है कि स्टमक में, जब मैंने एकदम शुरू में बताया था एलिमेंट्री कैनाल, तब भी बताया था कि जो स्टमक है वो भोजन के पाचन में हेल्प करता है ना। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कैसे? हमने 3 चीजों का पाचन देखना है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा। क्यों? क्योंकि पानी, विटामिन, ये मिनरल, विटामिन, ये सारी चीजों के लिए डाइजेशन की नीड नहीं, मतलब डाइजेशन प्रोसेस की नीड नहीं है ना, डाइजेशन इजिली हो जाता है, इनका बहुत छोटे पार्टिकल्स में होते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा का पाचन देखना है ना, देखना है ना माय डियर स्टूडेंट। तो प्रोटीन का जो पाचन है माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ पर होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देखो तीनों चीज मैं लिख रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ध्यान देना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हमने देखा था, याद हो तो, कि माउथ में जो सलाइवा होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बताया था कि नहीं बताया था? कितने % करता है ये भी बताया था कि 70% पाचन कार्बोहाइड्रेट यहीं पर हो जाता है हमारे मुख में, सलाइवा में। यानी कि सलाइवा हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट 70% ब्रेक हो गया किसमें, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बचा हुआ है, अभी ध्यान देना, ठीक है। दूसरा आया क्या, प्रोटीन। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हो गया, क्लियर, कहां पर हो गया, सलाइवा में, मुख में, सलाइवा में। तो नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोटीन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब पेट में होने वाला है प्रोटीन का पाचन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था मुख में, अब यहां पर होगा प्रोटीन का पाचन। तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, सिर्फ फैट बचेगा। तो फैट के लिए हम नीचे जाएंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि प्रोटीन का 90% पाचन हो जाता है किस में, पेप्टोन में हो जाता है, यानी कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन या पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, कहाँ पर, स्टमक में कन्वर्ट होता है। तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर हो जाता है मैक्सिममली, तो आप कहोगे मुख में, सलाइवा में। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रोटीन का पाचन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो कहेंगे स्टमक पर। फिर तीसरा बनेगा फैट का पाचन कहां पर होता है, तो वो हम कल देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। अभी आपको बस इतना समझना है कि प्रोटीन का पाचन जो है पेट करता है, स्टमक करता है। कैसे करता है, प्रोटीन को कैसे तोड़ता है, हम बहुत बढ़िया देखने वाले हैं, बस पेशेंस के साथ यहां पर बने रहिएगा। देखो ये यदि आप पेट ध्यान से देख पा रहे हो, क्लियरली दिख रहा है ना, है ना, ये जो क्लियरली यदि आपको पेट दिख रहा हो तो ये आई यहाँ से एक आउटर, ये एक आउटर लेयर है ना, है ना, और ये यहाँ पे एक इनर लेयर कुछ दिख रही है, दिख रही है, तो यानी आउटर और इनर लेयर के बीच में थोड़ा सा स्पेस है कि नहीं है। तो ये जो इनर लेयर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनर लेयर है यहीं पर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के क्या क्या नाम बताए मैंने, बताओ क्या क्या नाम बताया। पहला नाम बताया जठर ग्रंथि, बताया कि नहीं बताया। गैस्ट्रिक ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। हिंदी में पूछेगा तो कहेगा जठर ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो आपको पता है भाई स्टमक को भी तो जठर कहते हैं, तो जठर में ही होगी, पेट में ही होगी, स्टमक में ही होगी, आमाशय में ही होगी, है ना। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ये क्या है, ये है जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि का काम क्या है, जठर ग्रंथि का काम है माय डियर स्टूडेंट्स, जठर ग्रंथि क्या उत्सर्जित करती है, तो जठर ग्रंथि उत्सर्जित करती है जठर रस। क्या उत्सर्जित करती है माय डियर स्टूडेंट्स, जठर ग्रंथि उत्सर्जित करती है जठर रस। यहां से क्वेश्चन बनता है जठर रस में क्या क्या चीजें होती हैं। ये जठर रस किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो जठर रस मिलकर बना है HCl से, साथ ही पेप्सिन से, साथ ही पेप्सिन से, साथ ही माय डियर स्टूडेंट रेनिन से। किससे किससे मिलकर बना है, तो पेप्सिन, रेनिन एंड HCl से मिलकर के बना है जठर रस, या कहें कि जठर ग्रंथि से जो निकलने वाला जूस है। तो जो जठर रस है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, 1, 2 एंड 3 आपने देखा कि नहीं देखा। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि आमाशय जो है, आमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है, तो आप कहोगे जठर ग्रंथि होती है। क्लियर। जठर ग्रंथि क्या क्या उत्सर्जित करती है, तो सिर्फ एक चीज, जठर रस, या क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस, इंग्लिश में पूछेगा तो गैस्ट्रिक जूस। क्लियर। अब ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस कोई अकेला नहीं है भाई, जूस है तो किसी ना किसी चीज का तो होगा ही, पाइनएप्पल तो होगा नहीं अब वहां पर, है ना, क्योंकि पाइनएप्पल तो आपने खाया है, तो ठीक है। तो जो ये जठर जूस है, जठर रस है यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे, क्लियर, गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। पहला है आपका HCl, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है रेनिन। ये HCl, पेप्सिन, रेनिन है क्या, तो यहाँ पर आप समझोगे कि जो HCl है माय डियर स्टूडेंट्स, वो तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा इंट्रोडक्शन की नहीं, सबको पता है कि बहुत ही प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी pH वैल्यू लगभग 1.2 से 1.5 के बीच में होती है ना, बहुत प्रबल अम्ल है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट जो पेप्सिन एंड रेनिन है, पेप्सिन रेनिन क्या है, एंजाइम है जो कि भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर हो गया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था मुख पर। दूसरा क्या बचा, प्रोटीन बचा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर प्रोटीन का पाचन होने वाला है स्टमक पर। P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, ऐसे आप याद रखने वाले हो। तो यदि आप यहाँ पर याद रख लेते हो तो क्या याद रखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको याद रखना है, 1 सेकेंड का वेट करिएगा, बताती हूँ। यहाँ पर यदि आप ध्यान दोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो किसका पाचन कर रहा है, प्रोटीन का कर रहा है। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैसे ब्रेक हो रहा है, प्रोटीन कैसा ब्रेक हुआ, प्रोटीन को तोड़ा गया, प्रोटीन को क्या तोड़ा गया, पेप्टोन में तोड़ा गया माय डियर स्टूडेंट्स। किस में तोड़ा गया, पेप्टोन में। और ये प्रोटीन को पेप्टोन में किसने तोड़ा, तो 90% तोड़ने का काम यहाँ पर करता है पेप्सिन एंजाइम। कौन करता है माय डियर स्टूडेंट्स, पेप्सिन एंजाइम। तो याद रखने वाली बात क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा स्टमक से, कि स्टमक में कौन सा ग्लैंड है, तो पहला बनेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, तो कहोगे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो HCl, पेप्सिन एंड रेनिन होता है। HCl
क्या है, तो HCl इज अ एसिड। क्लियर। पेप्सिन रेनिन क्या है, दोनों एंजाइम है। इतना हो गया। इसके बाद आप आओगे तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो गया था, तो यहाँ पर किसका होगा, प्रोटीन का होगा। प्रोटीन किस में टूटेगा, पेप्टोन में टूटेगा। कौन तोड़ेगा, पेप्सिन नाम का एंजाइम तोड़ेगा। तो ये रेनिन क्या करेगा मैम, रेनिन भी तोड़ेगा। बता रही हूँ क्या तोड़ेगा, रेनिन जो है मिल्क को तोड़ता है। इसको क्लियर कर दूं, सब समझ आ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट, जो पेप्सिन होता है, ध्यान देना यहाँ पर, पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो क्या कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में पेप्टाइड के तोड़ देता है। अभी दिखाऊंगी भी कैसे तोड़ता है ना। यदि कोई बहुत बड़ा पार्टिकल है ऐसे ऐसे करके प्रोटीन का, तो उसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम कौन कर रहा है पेप्सिन। और रेनिन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, विच इज फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग ओनली द मिल्क प्रोटीन टू पेप्टाइड। यानी कि जो मिल्क था यानी दूध जो आपने पिया, तो दूध का संपूर्ण पाचन होता है स्टमक में, आमाशय में। तो क्वेश्चन बनता है कि दूध का पाचन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप बताओगे दूध का पाचन रेनिन एंजाइम द्वारा होता है स्टमक पे। दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि दूध का पाचन कहां पर हो जाता है, तो आप बताओगे स्टमक पर। कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम करता है। क्लियर। चलिए, तो इसके बाद अब यहाँ पर क्लियरली देखो माय डियर स्टूडेंट, एकदम डायग्राम से आपको समझ ही आ जाना है कि मैम क्या कहना चाहती हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपकी जठर ग्रंथि, कुछ इस तरीके की है। क्लियर। जठर ग्रंथि इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, तो कुछ इस तरीके से दिया गया है ना। अब जठर ग्रंथि से निकले तीन तरीके से जूस निकले। तो जो जठर ग्रंथि में जो HCl था, उसका काम क्या क्या है, HCl का काम तो हमने पढ़ा है मैम। HCl जो है अम्ल है, जो कि बहुत प्रबल अम्ल है। तो जो भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाए, क्या खाए माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैसे आप कई बार होता है ना कि थोड़ा पुराना खाना खा लिए, कुछ आपको मतलब खाने में कोई बैक्टीरिया चला गया धोखे से, तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो वो पेट में HCl ही उन बैक्टीरिया को मार देता है, क्योंकि वो प्राइमरी डाइजेशन तो मुंह में, जो सेकेंडरी डाइजेशन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर ही उसको खत्म कर देता है, ताकि इंटेस्टाइन तक कोई गंदगी ना पहुंचे, है ना, कोई बैक्टीरिया वगैरह ना पहुंचे। क्योंकि इंटेस्टाइन पे बात चली गई तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में इतना इजिली सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं। तो जैसे ही आपने HCl, क्या है, HCl है जो हमारे पेट में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्या कर देता है, HCl निकला, जैसे आपने खाना खाया, पेट में खाना गया तो HCl निकलेगा, है ना, उस भोजन को पचाने के लिए। तो जब भोजन को बचाने के लिए HCl निकलेगा, जिसमें कोई बैक्टीरिया है तो वो वहीं के वहीं मार के खत्म कर देगा। क्लियर, खत्म कर दिया। नेक्स्ट HCl का काम हो गया फिनिश। अब कौन काम करेगा, अब करेगा पेप्सिन एंजाइम करेगा। और पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, पेप्सिन करेगा प्रोटीन को कन्वर्ट, किसमें, छोटे छोटे पेप्टाइड में, दिस काइंड। जो HCl के बाद जो है पेप्सिन रेनिन आता है ना। क्लियर। अब जो पेप्सिन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पेप्सिन सिर्फ पेप्सिन नहीं था, पेप्सिन पहले था, क्या था, पेप्सिनोजन। क्या था, पेप्सिन पहले था पेप्सिनोजन। रेनिन क्या था, रेनिन पहले था प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम के, यानी कि ये इनएक्टिव थे। लेकिन जैसे ही पेप्सिनोजन एक्टिव हुआ तो क्या बन गया, पेप्सिन बन गया। और पेप्सिनोजन जो किया, इतने बड़े जो पार्टिकल थे इधर आए तो पेप्सिन ने उनको ब्रेक कर दिया। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, जो दो ब्लू है उनको अलग कर दिया। अब पेप्सिन इस पार्टिकल को भी अलग कर देगा और इतने छोटे में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, 90% करता है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का करता है। कहाँ करता है, तो आमाशय में करता है। कितने प्रतिशत करता है, तो 90% करता है। साथ ही बनेगा, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक पूरी चेन है जो पेप्सिन ने यहाँ पर ब्रेक कर दी। इस चेन को पेप्सिन ने और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, जिसको हम पेप्टाइड कहते हैं। क्लियर। तो ये ध्यान रहेगा कि किस तरीके से पाचन कर रहा है ना। लिखा भी है प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है ना, पहले क्या था, एक्टिव फॉर्म में, और इनएक्टिव फॉर्म में जब था उसका नाम क्या था, पेप्सिनोजन। जैसे ही उसको एक्टिव किया हुआ, HCl आया और एक्टिव किया तो क्या कहलाया, पेप्सिन कहलाया। क्लियर। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स आज का आपका स्टमक का डिस्कशन। क्लियर। यहाँ पर आज हमने सिर्फ क्या क्या देखा कि किस तरीके से भोजन का पाचन इसोफेगस एंड स्टमक में हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल एंड लार्ज दोनों में किस तरीके से भोजन का पाचन हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से दोनों इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन हो रहा है। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू क्लास।